हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो आज हम यहाँ यूके ट्रिपल एस सी द्वारा जो वन दरोगा की भर्ती निकाली गई थी उसकी डिटेल में चर्चा करेंगे कि आखिर इसमें प्रोसीजर क्या क्या होता है और इसमें काम क्या क्या होता है, बुक्स कौन सी पढ़नी चाहिए। तो आइए सब हम डिटेल में पढ़ते हैं और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल हैं। तो देखते हैं हम। तो जो ये विज्ञापन प्रकाशन हुआ था ये हमारा 31 जनवरी 2025 को हुआ था। और ऑनलाइन आवेदन जो इसके 6 फरवरी से स्टार्ट हो गए थे। 28 फरवरी तक इसकी लास्ट डेट है, तो 28 फरवरी तक इसे भर सकते हैं। और जो लिखित परीक्षा होगी ये हमारी 20 अप्रैल को होगी, तो यानी 20 अप्रैल को हमारा पेपर होगा इसका। तो ये देख सकते हैं। और इसके लिए कौन कौन एलिजिबल हैं। तो हमारे जो साइंस और कृषि लिखा है इसमें, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। विज्ञान, कृषि और जीव विज्ञान, विज्ञान यानी पीसीएम, पीसीबी, एग्रीकल्चर, तो सब इसके लिए एलिजिबल हैं जिन्होंने 12th पास किया है इससे। और तो डिटेल में पढ़ते हैं इनकी। तो ये तो हमारा सहायक कृषि अधिकारी है, तो हमने ये देख लिया था। हम सीधे जो इसमें मेन फोकस करेंगे तो वो वन दरोगा वाले में करते हैं। तो इसमें पहले हम वन दरोगा के पोस्ट को देख लेते हैं कितने थे। तो कुल तो जो पहले तो निकाले थे 241 निकाले थे, बाद में जो वन दरोगा के निकाले हैं टोटल 124 पोस्ट निकाले हैं। तो 124 में आप इनको देख सकते हैं कि किस कैटेगरी के लिए कितने हैं। तो यहाँ से देख लेते हैं। जो अनारक्षित के लिए हैं यानी जो अनरिजर्व के लिए हैं वो हमारे 68 टोटल हैं। उसमें से हमारे इतने हमारे जो रिजर्व वाले हैं, तो इनको जब माइनस कर रहे हैं तो लगभग 25 सीट आ रहे हैं जनरल के लिए यानी अनारक्षित के लिए। बाकी इसी तरह से आप डिटेल में सबका देख सकते हैं। अब हम इनकी डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या आखिर इसमें प्रोसीजर क्या होता है। तो इसमें पहले बात करते हैं हम इसके वेतनमान की यानी सैलरी। तो सैलरी जो है इसकी लेवल 5 की इनका होगी हमारी। तो ये 29,200 से लेकर 92,300 तक लगभग होगी। और जो अगर जो ये हमारी इन हैंड सैलरी मिलेगी लगभग 44 हाँ 1000 तक मिलेगी, 44 या 45 तक के आसपास। और इसकी जो एज है वो हमारी 18 वर्ष से 28 वर्ष तक है। तो काफ़ी लोगों को एज में भी कन्फ्यूजन है। तो ये 18 वर्ष से 28 वर्ष तक होगी। जब आप इसको अप्लाई करेंगे और अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो ये कैलकुलेट करके अपने आप बता देगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। तो ये अराजपत्रित है, ये स्थायी है, अंशदायी पेंशन युक्त है। और इसकी शैक्षिक अर्हता है जिसमें सभी लोगों का कन्फ्यूज़न है बहुत, तो इसके डिटेल में पढ़ते हैं हम। तो इसमें क्या कह रहा है, भारतीय विधि स्थापित बोर्ड या परिषद उत्तराखंड राज्य स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालय इंटरमीडिएट होना चाहिए यानी 12th होना चाहिए, कृषि होनी चाहिए या विज्ञान। तो कृषि एग्रीकल्चर वाले भी इसके एलिजिबल हैं और जो विज्ञान है साइंस पीसीएम पीसीबी दोनों एलिजिबल हैं इसके लिए। तो यह समकक्ष स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। और अधिमान्य अर्हताएँ यानी ये तो बात के लिए अगर किसी के पास कोई एनएसएस या एनसीसी है तो वो उसके लिए ये लगा सकता है इसमें। और फिर देखते हैं इसमें लिखित तो लिखित प्रतियोगी परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता में भाग लेने की अपेक्षा की जाएगी। यानी जो हमारे रिटर्न को क्वालिफाई करेंगे उन्हीं को हम ये बुलाएंगे इसके फिजिकल के लिए। तो दुगने लगभग बुलाएंगे, 2 गुने जब बुलाएंगे, जैसे हमारे जितने पोस्ट होंगे उसके दुगने को ये बुलाएंगे। और पिछली मेरिट करें तो 70 या 72 प्लस जनरल की गई थी इसकी मेरिट। तो देख सकते हैं इस बार पेपर पे डिपेंड करता है कि पेपर कैसा आता है। और जो इसकी जो हमारी फिजिकल है उसके लिए क्या क्या है, किसी अभ्यर्थी को सेवा में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगी जब तक वह ऊंचाई हो सीने को न्यूनतम मानक ना रखता हो। अब इसकी हाइट देख लेते हैं। तो पुरुष के लिए लगभग 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए हाइट, और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर। और जो चेस्ट होनी चाहिए वो उसमें 5 सेंटीमीटर का विस्तार होना चाहिए यानी फुलाने पर वो 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो इस कई के डाउट हो रहे थे कि इसमें चेस्ट कितनी चाहिए। तो चेस्ट आपकी जितनी है उतनी डाल सकते हैं, और जो 5 सेंटीमीटर उसमें फुलाव बढ़ा के डालना होगा। जैसे मान लो आपकी 80 है तो फुलाव के बाद आपको 85 डालना होगा। और पुरुष की देख सकते हैं, जो जो हमारे जिनके पास हिल सर्टिफिकेट है तो उनके लिए कम होती है थोड़ी, तो 152 सेंटीमीटर। और महिलाओं के लिए 145 सेंटीमीटर होगी। तो पर्वतीय क्षेत्र अगर आप पे है तो पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा यानी हिल सर्टिफिकेट आपको उस टाइम पे दिखाना होगा। किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। अगर कोई शारीरिक या मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा तो उसे क्वालिफाई होने के बाद भी उसे हटा दिया जाएगा। यानी उसकी जब फिजिकल अगर रिटर्न में पास हो गया मान लो और फिजिकल में वो फिट नहीं है तो उसे हम डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और यह 4 ± 4 डायरेक्टर से अधिक दोष भी नहीं होना चाहिए। जैसे जो हमारे दृष्टि दोष है ये ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। फिर इसमें है जो रनिंग के लिए भी काफ़ी बार पूछते हैं। तो रनिंग क्या है इसमें, तो इसमें क्या होता है 25 किलोमीटर की दौड़ है पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 14 किलोमीटर की दौड़ है।
और मैक्सिमम जो है 4 घंटे है। तो 4 घंटे में आपको 25 किलोमीटर दौड़ना है, यानी इसे चाल से भी चल सकते हैं। तो 4 घंटे में आपको 25 किलोमीटर दौड़ना है, और इसमें मीटर लगे जाएगा आपके उसमें, तो आपको अंदाज़ा अभी नहीं अंदाज़ा आ जाएगा। फिर दौड़ में सफल अभ्यर्थी को ही अर्ह घोषित किया जाएगा, यानी जो हमारी रनिंग क्वालिफाई करेंगे उन्हीं को ही क्वालिफाई माना जाएगा। और शारीरिक अर्हता परीक्षण में अनुपयुक्त पाए जाने के शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु विहित अहरकारी मानदंड पूरे नहीं किए जाने के दशा में उसको अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और प्रतियोगिता से बाहर किया जाएगा। फिर अब लिखित परीक्षा, यानी जो हमारा रिटर्न एग्ज़ाम है वो कितने का होगा, तो वो 100 मार्क्स का होगा हमारे, और ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। और जो ये इसका जो टाइम होगा वो लगभग 2 घंटे का होगा। तो 2 घंटे का इसका टाइम होगा। तो ये तो मेरिट पे डिपेंड करता है कि कितनी जाती है। तो वैसे जो क्वालिफाई के लिए है वो 45% है, अनुसूचित जाति और SC ST के लिए 35% न्यूनतम। और अभ्यर्थी को ऑफलाइन प्रतियोगी परीक्षा की प्रश्न बुकलेट, ये तो पता ही होगा कि OMR मिल सकती है, जो एक कॉपी मिलती है उसकी। और जो माइनस मार्किंग होगी वो भी होगी इसकी 1/4 की होगी, यानी 4 क्वेश्चन गलत करने पर हमारा 1 नंबर कटेगा इसमें, और ऋणात्मक अंक नहीं दिया जाएगा। अर्थात अभ्यर्थी द्वारा उत्तर, अगर कोई किसी को जैसे उसको किसी का आंसर नहीं आता उसे छोड़ दिया जाता है तो उसका कोई अंक नहीं मिलेगा, और ना ही कोई नेगेटिव मिलेगा उसे। तो ये तो सब हमारी डिटेल के हैं। फिर आयु की गणना कब से होगी, तो उसकी जो गणना है हमारी शासना दे 21 मई 2005 आ रहा है। अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट की अनुमान, जो जिन्हें छूट मिलती है उनके लिए है ये। तो इसमें देख सकते हैं 5 वर्ष की छूट में, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे उनके आश्रित हैं उनको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। और आवेदन हेतु पात्रता, अब इसकी पात्रता क्या होनी चाहिए ये है हमारा इम्पोर्टेंट। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, भर्ती पदों पर वांछनीय अर्हताएँ होनी एक आवश्यक है। एक इनमें से एक जरूर होना चाहिए, या तो उनका अभ्यर्थी का उत्तराखंड राज्य स्थित सेवा योजन कार्यालय में आवेदन प्राप्त या पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि का पंजीकरण होना चाहिए, यानी जो हमारा सेवा योजन कार्यालय है तो उसमें हमारा रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, या अभ्यर्थी द्वारा स्थायी प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी जो हमारा डोमिसाइल है उत्तराखंड का वो होना चाहिए। हमें भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल या इंटरमीडिएट तथा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त से उत्तीर्ण की होगी। तो इसमें देख सकते हैं कि इनमें से एक होनी चाहिए, अगर आप पे इनमें से कोई भी एक हमारी वो है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी ये इसमें डिटेल में पढ़ सकते हैं हम। तो अब इससे मेन बात करेंगे कि इसका जो फॉरेस्टर का जो हमारा काम होता है वो क्या होता है। तो इसका जो मेन काम होता है वर्क, वो यही होता है कि जो जंगलों की रखवाली हो गया, अगर कोई जंगल में क्राइम हो रहा है तो उसे देखना और पूरी देखभाल करना ये होता है। कहीं पे अगर कोई जानवर फंस गया है या उसके कोई रेस्क्यू करना तो पूरी टीम जाती है, ऐसे नहीं कि अकेले जाएगा, तो सब टीम में जाएंगे। और जो ये इसके अंदर जो आएंगे फॉरेस्ट गार्ड आएंगे, हमारे फॉरेस्टर के अंदर जो भी फॉरेस्ट गार्ड होंगे वो इसके अंडर रहेंगे, और इसे सेक्शन ऑफिसर के नाम से भी जाना जाता है। तो एक सेक्शन में लगभग 3 या 4 बीट हो सकती हैं। और जो इसका प्रमोशन होता है वो होता है हमारा 8 या 10 साल बाद ये डिप्टी रेंजर बन जाता है, यानी डिप्टी रेंजर। फिर उसके बाद लगभग 10 या 15 साल बाद ये रेंजर तक जा सकते हैं। और तो इसमें प्रमोशन पे भी बात है कि जब पोस्ट होंगे तो आपका प्रमोशन हो सकता है इसमें। तो ये और देख सकते हैं इसकी मेन जो है सिलेबस में देखते हैं कि आखिर सिलेबस में क्या है इसका। इसमें सिलेबस में हम देखेंगे तो पार्ट ABCD जो है वो कंपलसरी है। 70 मार्क जो है मतलब वो सबके लिए कंपलसरी है। तो देखते हैं उसमें क्या क्या आएगा। जो 70 मार्क्स है तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फिजिक्स है जैसे इसमें तो मोशन एंड फोर्स आएगा इसमें पहले। तो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, तो ये आपको 9th की बुक में मिल जाएगा। जो 9th की जो है उसमें ये मोशन के बारे में पूरा दिया गया है, तो आप उससे पढ़ सकते हैं। और NCERT को पहले फॉलो करना है आपको। NCERT जो है तो उनमें से देख सकते हैं। फिर बाकी जो होगा इसमें हम अरिहंत की जो बुक आती है इंसाइक्लोपीडिया वो देख सकते हैं। और भी एक जो बेस्ट है मेरी यूथ कंपटीशन, उसकी YCT जो है उसकी भी आप बुक्स ले सकते हैं। उसमें काफ़ी डिटेल में दिया गया है। तो ये जनरल साइंस की बुक होती है। और बेसिक तो आपको NCERT से ही कवर करना होगा। और फिर देख लेते हैं इसमें जो वर्क एंड एनर्जी ग्रेविटेशन है, ये भी आपको 9th क्लास में मिल जाएगा, पूरे डिटेल में होगा। और आप अदर सोर्स से भी पढ़ सकते हैं, जैसे यूट्यूब हो गया, और हमारे नोट्स होते हैं काफ़ी जो बुक्स के, उनसे भी पढ़ सकते हैं। ल्यूसेंट हो गया। फिर साउंड, ये भी आपको 9th में मिल जाएगा, 9th की जो बुक है उसमें मिल जाएगा। फिर ऑप्टिक्स जो है ये
यानी जो इसमें पूरा रिफ्लेक्शन लाइट बाय कर्व्ड सरफेस, तो ये हमारी 10th से जो साइंस है फिजिक्स उसमें से है ये। तो थोड़ा बहुत अगर आपका सिलेबस हो गया तो आप 11th 12th का भी देख सकते हैं, तो काफ़ी क्वेश्चन उससे भी बनते हैं। जो कि जो स्केलर का एग्ज़ाम देखा था हमने, तो उसमें कुछ क्वेश्चन जो ऐसे थे वो 11th 12th से भी बने थे, तो इसको देख सकते हैं। फिर अगला देखेंगे हम, तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है, तो ये भी हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, तो इससे भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो PVI NR मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा इससे जो 10th से पहले कवर कर लेंगे, या इससे पहले कि आप 8th में भी देखेंगे, 8th 7th 8th, तो बेसिक कुछ उसमें भी होते हैं, तो उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। बाकी NCERT के लिए आप एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पास बुक्स कवर नहीं है, तो NCERT का ऐप आता है, उसमें सारे बुक्स हैं विद सॉल्यूशन, उसे देख कर सकते हैं। और ल्यूसेंट की भी आते हैं ऐप, अगर आप पे बुक नहीं है ल्यूसेंट जनरल साइंस की, तो उसका ऐप डाउनलोड करके उसमें आप क्विज भी कर सकते हैं, और पूरे डिटेल में दिया होता है उसमें भी, तो उसे फॉलो कर सकते हैं। और केमिस्ट्री है फिर आप, तो केमिस्ट्री नेचर बिहेवियर और मैटर, तो ये आपको 9th क्लास में मिल जाएगा। ये 9th की जो फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, उसमें सब हैं। और एटम एंड मॉलिक्यूल भी है, तो ये 9th में से मिल जाएगा आपको। तो केमिकल रिएक्शन ये 10th में होगा, तो 10th की जो NCERT है उसमें पढ़ सकते हैं। फिर एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो ये भी हमारा 10th में है ये, तो 10th में पढ़ सकते हैं 10th की बुक से। और ये मील एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल, तो ये भी हमारे केमिस्ट्री से रिलेटेड है। कार्बन कंपाउंड ये हमारे 10th में है, ये 10th में है। थोड़ा बहुत इससे 12th से भी टच है ये, तो 12th की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो कुछ बेसिक उनका भी पता होना चाहिए, तो उसे भी पढ़ सकते हैं। और फिर है बायोलॉजी, तो बायोलॉजी के लिए तो जो हमारा क्या कहते हैं 10th है, 9th 10th, वो बायोलॉजी बहुत है। और जो इससे पहला एग्ज़ाम हुआ था जो फॉरेस्टर का, उसमें जो 12th से भी काफ़ी क्वेश्चन बने थे बायोलॉजी से, तो आप 12th की भी देख सकते हैं कुछ। और जो MCQs के लिए जो बेस्ट रहेगी वो अरिहंत होगी, या आप दृष्टि दृष्टि की भी ले सकते हैं, जो दृष्टि की पूरी NCERT आती है विद नोट्स वाली, वो सही रहती हैं। फिर जेनेटिक्स देख सकते हैं, तो ये हमारे 10th में है बायो में, तो ये सब बायोलॉजी से रिलेटेड हैं, देख सकते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स एंड प्लांट साइकोलॉजी, तो ये प्लांट फिजियोलॉजी होगा हमारा ये प्लांट फिजियोलॉजी जो है ये भी हमारा 10th क्लास में है, तो इससे पढ़ सकते हैं। और फिर डिटेल में देखेंगे हम, यूनिट 6 है जो, तो ये ह्यूमन एनाटॉमी है जो हमारा, ये देख सकते हैं, एंड फिजियोलॉजी, तो ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है सब। तो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स, तो ये हमारे 12th में भी देखने को मिलते हैं, तो ये उससे भी थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। फिर यूनिट 7 जो है हमारी इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट देखेंगे हम, तो जो इन्वायरमेंट है ये, तो ये इन्वायरमेंट से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो इकोसिस्टम हो गया हमारा, ट्रॉपिक लेवल, फूड चेन, तो इन्वायरमेंट के लिए जो दृष्टि की आती है इन्वायरमेंट वाली, वो बुक सही है, और ये डिटेल में पढ़ सकते हैं इसमें। तो यूट्यूब में भी काफ़ी सोर्स दिए गए हैं, वो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। तो इन्वायरमेंट फिर है हेल्थ एंड हाइजीन, तो ये भी हमारा बायोलॉजी से थोड़ा टच में है, तो इसे भी देख सकते हैं। फिर प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर पार्ट जो है मैथमेटिक्स, तो ये मैथमेटिक्स से भी काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं इस बार, तो ये कहाँ से बनना है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो ये जो इसमें दिए हैं सब ये टॉपिक, ये हमारी 9th की बुक में मिलेंगे, नंबर सिस्टम 9th और 10th में नंबर सिस्टम है जो, वहाँ से मिल सकता है ये। और मैथ्स के लिए जो NCERT की जो बुक्स हैं वो इम्पोर्टेंट है पहले। और जो दूसरा जो हमारी एक आती है RS अग्रवाल, अगर आपको उसकी बुक भी नहीं है तो आप उसका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें सारे टॉपिक दिए गए हैं, टॉपिक वाइज MCQs भी हैं, तो उसे रेफ़र कर सकते हैं। फिर है अलजेब्रा, तो अलजेब्रा भी आप 9th की बुक से पढ़ सकते हैं, 9th 10th की। और जो अगर हाई में पढ़ना है थोड़ा, तो आप RD शर्मा से भी पढ़ सकते हैं, उसमें से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लीनियर इक्वेशन इन 1 and 2 वेरिएबल, तो ये हमारे 10th में है जो, उससे इम्पॉर्टेंट है, 10th से पढ़ सकते हैं। और जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी द्विघात समीकरण, तो इन्हें भी आप 10th से पढ़ सकते हैं। और जो हमारी RS अग्रवाल है उसमें भी इसमें काफ़ी अच्छे MCQs दिए गए हैं, उसे आप एक बार ज़रूर देखना। फिर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये भी AP है, तो ये आपको NCERT में मिल जाएगा 10th की, तो मेरे ख्याल से वो इसके लिए इनफ होगा। और भी अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं इसे। फिर है हमारा ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेटिक ज्योमेट्री, तो ये भी हमारा 10th में है, 10th और 9th में है। और लाइन, पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर, ट्रायंगल हो गया, ये सब हमारी 10th में है। और जो सर्किल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री,
नेम्स एंड द एसोसिएट कोऑर्डिनेट, प्लेन कोऑर्डिनेट, और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, जो हमारी डिस्टेंस होती है 2.2 की, तो ये सारी हमारे 10th में है, इससे पढ़ सकते हैं। फिर है मेंसुरेशन, तो ये भी हमारा 10th में है, तो इस बार जो 9th और 10th की जो मेंसुरेशन है वो थोड़ी ठीक है, तो उसे पढ़ सकते हैं आप। फिर है यूनिट 5 हमारा स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, तो स्केलर के एग्ज़ाम में 11th से भी पूछा था स्टैटिक्स से क्वेश्चन, तो उसे देख सकते हैं। तो बेसिक तो पहले 9th 10th से देखेंगे, अगर थोड़ा टाइम बचता है तो 11th की भी देख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो है ये भी है ऐड इस बार, तो इसमें देख सकते हैं, ये हमारी 10th में मिल जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है उसमें भी, और RS अग्रवाल में भी अच्छे से दिया है सब। और ज़्यादा थोड़ा अगर आपको डीप पढ़ना है तो RD शर्मा को ज़रूर पढ़े। फिर अगला देखेंगे। फिर जो इसका अगला दिया है पार्ट एच, यानी पार्ट एच जो फॉरेस्टर के लिए ये पार्ट एच दिया गया है। तो इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक है। तो 70 नंबर का तो हमने देख लिया जो सबके लिए सेम था, तो 30 नंबर का इसमें अलग से है। तो इसमें क्या क्या है तो देखते हैं। तो पार्ट एच में देखेंगे, यानी यूनिट एच में क्या क्या है। तो इसमें मोशन है, पहले तो मोशन यानी, तो मोशन डिस्टेंस है, डिस्प्लिन डिस्प्लेसमेंट स्पीड वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म, तो एलिमेंट्री आइडिया ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये जो थोड़ा सा हाई में मतलब थोड़ा सा ज़्यादा में है, तो 11th से भी बनने की इसमें पूरे चांस हैं, क्योंकि ये 11th से मिलता जुलता है टॉपिक है। और ग्रेविटेशन तो ये 9th और 11th में है ये भी। और जो हमारा थ्रस्ट प्रेशर, तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन बने थे, दोनों में बने थे, हमारे स्केलर में भी बना है इससे, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर वर्क एनर्जी एंड पावर, तो इससे तो एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, तो ये PVIR, तो ये पहले ही दिए हैं, जो उन्हीं में डिटेल में दिया गया है, तो इन्हीं से पढ़ सकते हैं 9th 10th से। और जो ल्यूसेंट है उनमें भी काफ़ी डिटेल में दिए गए हैं, उसे भी पढ़ सकते हैं। फिर साउंड हो गया, लाइट, हमारा एटमॉस्फेयर, तो ये एक यूनिट तो इसमें यही है, पार्ट एच के अंदर भी एक यूनिट है ये, तो ये इसे पूरा डिटेल में पढ़ना है। फिर यूनिट 2 में है हमारी केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में देख सकते हैं जो हमारा दिए गए हैं मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टी, तो ये हमारे जो हेट्रोजीनियस होमोजीनियस मिक्सचर है 9th और 10th में है ये। या कुछ इससे 11th 12th से भी पढ़ सकते हैं एक्स्ट्रा, कुछ टॉपिक जो हैं हमें 11th 12th से भी मिलते जुलते हैं। तो एसिड और बेस, ये टॉपिक पहले जो हैं जो पार्ट ए बी में, उसी में से ये डिटेल में दिए गए हैं, तो उन्हीं को पढ़ना है दोबारा से। फिर केमिकल रिएक्शन मेटल एंड नॉन मेटल, ये 10th में है, जो वही ये बार बार दिए हैं, तो उन्हीं को डिटेल में पढ़ना है। फिर है यूनिट 3, यानी बायोलॉजी से है यूनिट 3, तो बायोलॉजी को देख सकते हैं 9th और 10th की, या यूट्यूब से देख सकते हैं। फिर जो यूनिट 4 है इसमें, वो हमारी नेचुरल रिसोर्स एंड दियर कंजर्वेशन, तो नॉन रिन्यूअल रिसोर्सेज, ये भी हमारा जो 9th या 10th के लास्ट चैप्टर होता है साइंस का, उसमें ये दिया गया है, उसमें से पढ़ सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता, तो इसके लिए जो हमारी इन्वायरमेंट की अलग से बुक आती है, उसे देख सकते हैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और यूनिक साइंटिफिक, तो इसे देख सकते हैं, ये उसमें से कुछ उत्तराखंड से रिलेटेड भी है। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड यूज साइंटिफिक एंड कॉमन नेम ऑफ कॉमन वाइल्ड लाइफ, तो बर्ड एनिमल विद स्पेसिफिक रेफरेंस ऑफ उत्तराखंड, तो ये थोड़ा इस बार अलग से दिया गया है। तो इसे आप या तो गूगल से सर्च कर सकते हैं, काफ़ी डिटेल मिल जाएगी इसकी, या यूट्यूब में अगर कहीं से मिलता है तो उससे देख सकते हैं। और फॉरेस्टरी, इसके लिए आपको जो NIOS के नोट्स होते हैं, जो NIOS की बुक है फॉरेस्ट्री की, उसमें ये काफ़ी अच्छे से दिए गए हैं टॉपिक्स, तो आप उससे पढ़ सकते हैं। फॉरेस्ट्री का पूरा लगभग पूरा सिलेबस ही दिया गया है उसमें। और एग्रीकल्चर एग्री फॉरेस्ट्री की भी जो अलग अलग यूनिवर्सिटी के जो बुक्स होती हैं, उनमें काफ़ी दिया है, आप गूगल से इसे आसानी से मिल सकते हैं ये। और एग्रीकल्चर, यानी अगर किसी की एग्रीकल्चर है या 11th 12th में, तो उसके लिए तो ये काफ़ी सही रहेगा। तो सीड क्लासिफिकेशन या इन्वायरमेंट की जो बुक आती है, उस कुछ टॉपिक उसमें भी दिए गए हैं। बाकी एग्रीकल्चर के लिए आप कुछ यूट्यूब को फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब में काफ़ी यूट्यूबर पढ़ाते हैं जिसे एग्रीकल्चर को। और जो NIOS की है फॉरेस्ट्री के लिए, NIOS की फॉरेस्ट्री आती है जो, उसे पढ़ सकते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ये भी सब उसमें है। और बेसिक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, मीन मीडियन एंड मोड, तो ये तो थोड़ा मैथ से रिलेटेड है, तो एग्रीकल्चर वालों के लिए तो काफ़ी सही होगा ये, तो उसे देख सकते हैं। तो ये इसमें तो इतना ही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में के लिए। और अगर आप क्विज करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ डेली क्विज होती हैं,
तो आप अगर इसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।